तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहां पर अकाउंट चैप्टर नंबर 4 के बारे में देखने वाले हैं, जो है साझेदारी का पुनर्गठन। इसके पहले अगर आपने पहला चैप्टर ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, पहले आप उसे चेकआउट कर लें, जिससे आपको आगे के चैप्टर समझने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, साझेदारी पुनर्गठन, जो आपका बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 मार्क का यहाँ कंट्रीब्यूशन रखता है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर आपके थियरी कॉन्सेप्ट और सारे सवालों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज होगा, तो शुरू से लेकर आप अंत तक जुड़े रहें। आज चैप्टर 4 को हम शुरुआत करेंगे और आज ही हम इसको सारे सवालों के साथ एंड भी कर देंगे। क्या बोला तूने? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि यहाँ पर आज हम चैप्टर 4 की थियरी के साथ इसके क्वेश्चन को भी ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि एक ही वीडियो में 6 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप उसके लिए तैयार रहें और वीडियो में मेरे साथ जुड़ जाए। तो वीडियो को ऑन स्क्रीन आप बड़ा कर लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके थियरी कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, और चैप्टर में जो लिखा है उसी से हम शुरुआत करते हैं। आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मेरा समझाने का तरीका कुछ ऐसा ही रहता है कि मैं चैप्टर के नाम के साथ उसको समझाने के साथ ही शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिया है साझेदारी और लिखा है पुनर्गठन। तो आपने साझेदारी के बारे में पिछले फर्स्ट चैप्टर में आप इसके बारे में जान चुके हो, और पुनर्गठन के बारे में आज हमको यहाँ समझना है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज दे दूं और उसके बाद इसके थियरी कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो साझेदारी का पुनर्गठन में आपको क्या बताना है जनरली, कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे वहाँ साझेदार पार्टनर होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे वहाँ काम करते रहते हैं। हम सब मिलकर सब साथ में पीढ़ी चलाते हैं, ठीक है, अपनी पीढ़ी को आगे ले जाते हैं, और पीढ़ी में जो भी लाभ हानि हो रहा है उसको हम सहमत हो रहे हैं, सब बांट ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। पर कभी कभार कुछ सिचुएशन आ जाती है जिन कारणों से हमको पीढ़ी में वापस से पुनर्गठन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में पहले ये शब्द आना चाहिए कि पुनर्गठन का मतलब क्या है, तो बाकी चीज़ें हम आगे समझ सकते हैं। तो देखिए, पुनर्गठन का मतलब होता है दोबारा से गठन करना, ठीक है। देखिए, गठन करने का मतलब क्या होता है कि कोई एक नई चीज़ बनाना, और पुनर्गठन का मतलब कोई एक चीज़ पहले से उसको दोबारा से सही करना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ। आपने एक ज़मीन ली, उस पर आपने एक नया प्लॉट यानी एक नया मकान तैयार किया, तो आपने मकान गठित किया है, मकान का गठन किया, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, उसी मकान में दोबारा उसके ढाबे के ऊपर, जो आप टेरेस बोलते हो, दूसरी मंजिल का मकान बनाया, या आपने अपने पुराने मकान में क्या किया, रिनोवेशन किया, उसको चेंज किया, थोड़ा स्टाइलिश और दिखाया गया, या उसमें आपने कुछ चेंजेस किए, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो उसे हम बोलेंगे भाई पुनर्गठन किया है आपने मकान का, ऐसा कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको पुनर्गठन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया मैंने। तो हम सबसे पहले अपने थियरी की शुरुआत करते हैं, जो है हमारा साझेदारी पुनर्गठन। तो पहली थियरी आपकी लिखी है, साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं। तो थियरी की ओर जाने से पहले आपको पता होगा कि मैं उदाहरण के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम उदाहरण की ओर जाते हैं, और जिससे सारा एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और आपको ये सारी थियरी रटने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपने उदाहरण की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पुनर्गठन चैप्टर का उदाहरण आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है पुनर्गठन उदाहरण। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने उदाहरण के थ्रू ही समझाया है, तो आपको इस तरीके से समझने जाना है और ये सारी बात अपने दिमाग में रखना है, जिससे ये चैप्टर जो है वो ईजी तरीके से और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको पहला उदाहरण लिया है कि मान लीजिए पीढ़ी में 2 साझेदार हैं, ए और बी। उनका धंधे में लाभ हानि का प्रमाण है 3 और 2। अब क्या होता है, ए और बी पीढ़ी में थे, पर एक नया साझेदार आ गया, कौन, सी, जिसका लाभ हानि का प्रमाण 1 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए और बी पहले से धंधा चला रहे थे और सी नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, सी एक नया साझेदार आ रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ, सी के आने से ना कि हमें पुनर्गठन करना पड़ेगा साझेदारी का, यानी साझेदारी में पहले 2 लोग थे, ए और बी, अब कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे, ए बी सी। तो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने आपका नया लाभ हानि का प्रमाण यहाँ पर सुधार कर लिखा हुआ है कि ए और बी पहले से थे, सी नया आया, तो नए आने से ए बी सी 3 लोग धंधे में हो गए, और इनका लाभ हानि का प्रमाण कितना हो गया, 3 2 1। 3 2 पहले से था, इसका एक प्रमाण आया, तो कितना हो गया, 3 2 1। तो ये हमारा पहला उदाहरण है। तो पहले उदाहरण में पुनर्गठन का कारण क्या बना, नया साझेदार आने से, ठीक है। तो चलिए हम अपने दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, इसी में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए कि मान लीजिए 3 पार्टनर हो गए, ए बी सी 3 लोग हो गए, ठीक है, ये लोग मिलकर धंधा चलाने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर कि ए और बी सी तीनों मिलकर बिजनेस चला रहे थे, धंधा चला रहे थे, पर यहाँ पर किसी ना किसी कारण से बी को धंधे में से जाना पड़ा, ठीक है। चाहे उसकी मृत्यु हो गई हो, चाहे वो अपने मन से धंधा छोड़ के चला गया हो, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, पर वो धंधे में से चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 लोग थे, ए बी सी में से कौन चला गया, बी। तो देखिए धंधे में कौन कौन बचा, ए बचा और सी बचा।
तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वापस से पुनर्गठन हुआ लाभ हानि का और साझेदारों का। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी सी में से 3 2 1 में से बी चला गया, यानी 2 का अनुपात चला गया, तो धंधे में ए और सी बचे। तो कितने लोग बचे, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा आपको, 3 और 1 अनुपात वाले लोग बचे, यानी कि ए और सी। तो यानी कि दूसरा रीजन क्या हुआ पुनर्गठन का, तो दूसरा रीजन हुआ कि धंधे में से कोई व्यक्ति चला जाए। ठीक है, और जाने को हम बोलते हैं निवृत्त होना। ठीक, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं निवृत्त होना या उसकी मृत्यु होना। धंधे में से तभी 2 तरीक़ों से जा सकता है। तो आई होप आपको ये दोनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे। तो तीसरे उदाहरण की ओर आगे हम बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए ABC तीनों हैं धंधे में। ठीक है, और इनमें से ना कोई व्यक्ति नया आ रहा है पार्टनर, और ना ही इनमें से कोई व्यक्ति जा रहा है धंधा छोड़कर। फिर भी क्या होता है, कभी कभार ये अपना लाभ हानि का प्रमाण बदलने की संभावना रखते हैं, या मन में इनकी भावना ऐसी आ जाती है कि हमें अपना लाभ हानि का प्रमाण चेंज करना है, यानी लाभ हानि के प्रमाण में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर बदलना जो शब्द है उसे हम किस नाम से जानेंगे, परिवर्तन। ठीक है, तो क्या परिवर्तन करना हो इनको, अपना लाभ हानि परिवर्तन करना हो, तो भी धंधे में क्या होता है, पुनर्गठन होता है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 3 कारणों से मोस्टली धंधे में पुनर्गठन हो रहा है। ठीक है, पुनर्गठन का मतलब आप समझ चुके कि वापस से गठित करना है आपको, अपनी पीढ़ी साझेदारी वापस से गठित करनी है। तो उसके लिए 3 कारण जवाबदार है जिससे आपको पुनर्गठन करना पड़ता है। तो 3 कारण कौन कौन से थे, चलिए फटाफट उनको हम रिवाइंड कर लेते हैं और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 3 कारण में सबसे पहले जो हमने कारण देखा था अपना पहला, वो मैं यहाँ पे स्लाइड ऊपर कर दूँ आपको पता चल सके, कि हमने यहाँ पर देखा था कि सबसे पहला कारण था कि नया साझेदार पीढ़ी में आए तो पुनर्गठन होगा। ठीक है, दूसरा कारण था कि पीढ़ी में से कोई साझेदार चला जाए, और तीसरा कारण है कि साझेदार तो वही है, कोई जाएगा और कोई आएगा नहीं, पर लाभ हानि के प्रमाण में वो अपना क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, यानी परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने थियरी कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी थियरी कॉन्सेप्ट की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली थियरी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, जो है साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है, उसे कहते क्या है। ठीक है, या किस तरीके से बनता है। तो आपको पुराना उदाहरण याद होगा जो अभी हमने पिछले थोड़ी देर में देखा, तो आपको वही उदाहरण याद रखना है कि साझेदारी के पुनर्गठन में 3 कारण थे हमारे सामने। ठीक है, तो वो 3 कारणों से क्या हुआ है, पीढ़ी में वापस से हमको गठित करनी पड़ी, वापस से साझेदारों का प्रमाण निश्चित करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, यानी कि मतलब कि साझेदारी का पुनर्गठन जो होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उसके वजह से पीढ़ी में बदलाव होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पुनर्गठन। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे थ्योरी लिखी हुई है, जो हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीढ़ी में अलग अलग कारणों से क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आपने क्या परिवर्तन देखा था कि पहला उदाहरण हमने देखा था कि नए साझेदार का प्रवेश हुआ, तो पहले 2 लोगों का लाभ हानि थी। ठीक है, प्रमाण, और बाद में कितने हो गया, 3 लोगों का लाभ हानि का प्रमाण हो गया। उसके बाद हमने दूसरा उदाहरण देखा कि उसमें पहले 3 लोग थे और एक धंधे में से चला गया भी, तो फिर 2 लोगों का लाभ हानि का प्रमाण बचा, यानी कि उनके लाभ हानि के प्रमाण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि अलग अलग कारणों से पीढ़ी में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, साझेदारी पुनर्गठन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपने हम सेकंड उदाहरण की ओर, मतलब सेकंड थियरी की ओर बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है साझेदारी पुनर्गठन के कारण कौन से हैं। इसको भी आपको रटना नहीं है, जो हमने उदाहरण देखा उसी कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि पुनर्गठन के कितने कारण है। पहले आप ये क्लियर कर लो, हमने उदाहरण में कितने कारण देखे पुनर्गठन के, 3 आपको मैंने कारण बताया, तो 3 कारण होंगे आपके पुनर्गठन के। उसमें हमने पहला कारण देखा था कि अगर किसी नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है, यानी सी नया पार्टनर आया था, तो वापस से हमने पीढ़ी गठित की थी ABC में, 3 2 1 प्रमाण बनाया था। थोड़ा उदाहरण आपको याद होगा तो पता चलेगा, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वीडियो रिवाइंड करके पहले उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि नया साझेदार पीढ़ी में आए तो पुनर्गठन होगा, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो जाए। मैंने आपको दूसरा कारण क्या बताया था कि कोई साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो जाए तो भी पीढ़ी का पुनर्गठन होगा। बी जा रहा था पता है बिजनेस छोड़कर, तो वो उदाहरण हो गया। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि कोई पीढ़ी छोड़कर जाएगा नहीं, वही साझेदार रहेंगे, बस पीढ़ी में क्या होगा, पीढ़ी में चेंजेस आएंगे कि वो अपना लाभ हानि का प्रमाण बदलना चाहते हैं। तो तीसरा कारण आपका लिखा है लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन। ठीक है, तो तीनों चेंजेस आपके सामने हैं, बस मैंने थोड़ा आगे पीछे लिखा है तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको जिस तरीके से भी याद हो आप याद कर सकते हो। तो चलिए हम तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, बार बार मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, यहाँ पर थियरी है तीसरी थियरी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्या लिखा है कि त्याग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको मैं बता दूँ कि आप जितने भी यहाँ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, आपने 2 कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में समझे, प्रवेश वाला और निवृत्ति वाला। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका 5वें और 6ठे चैप्टर में काम में आएगा। इस चैप्टर में आपका जो कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है वो है हमारा फर्स्ट। ठीक है, कि लाभ हानि के प्रमाण में उनको क्या करना हो, परिवर्तन करना हो। तो लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन करना हो तो उससे जुड़े हुए छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि 3 मार्क के आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे, एक होगा त्याग
और एक होगा लाभ। ठीक है, तो अगर आपको पुराना उदाहरण याद हो तो पुराने उदाहरण के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए पहला उदाहरण हम ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर दो पार्टनर थे ए और बी, तो उनको मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 रेशियो था। सी नया पार्टनर कंपनी में आ रहा है। ठीक है, अब सी नया पार्टनर आएगा, उसके पास तो कोई रेशियो रहेगा नहीं, उसके पास कोई प्रमाण रहेगा नहीं। तो ए और बी क्या डिसाइड करेंगे कि चलो अपने क्या करते हैं, सी नया है तो अपने में से एक एक हिस्सा अपने दे देते हैं। तो यानी एक हिस्सा कौन दे रहा है सी को, ए, और एक हिस्सा कौन दे रहा है बी। तो यहाँ पर नया लाभानी का प्रमाण क्या बन गया, देखो 3, ए के पास 3 रेशियो था, उसने एक सी को दे दिया तो ए के पास कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, बी के पास 2 था तो उसने 1 दे दिया तो उसके पास 1 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर सी के पास कुछ नहीं था पर दोनों से एक एक मिला तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे सामने देख रहे हो कि नया रेशियो बना है 2:1:2। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये पुनर्गठन किया हमने, वापस से गठित किया इस रेशियो को, तो इसी को ही हम पुनर्गठन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमको त्याग और लाभ का कॉन्सेप्ट समझना है जो आपके आगे सवालों में आएगा, तो उसी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप उस कॉन्सेप्ट को समझे अच्छी तरीके से कि ए और बी जो है ना, उन्होंने क्या किया, अपने हिस्से में से सी को हिस्सा दिया, मतलब इन्होंने सी के लिए त्याग किया है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी ने अपने हिस्से में से सी को हिस्सा दिया है, इसका मतलब ए और बी ने सी के लिए त्याग किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सी को पास तो कोई चीज़ थी नहीं। ठीक है, सी के पास कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सी तो ऐसे ही आया था बिजनेस में, तो सी को वो हिस्सा मिला 2, इसके पास कुछ नहीं था, इसको कितना हिस्सा मिल गया, 2 हिस्सा मिल गया, इसका मतलब सी का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा त्याग और लाभ का कॉन्सेप्ट पता चल रहा होगा कि त्याग हमेशा पुराना पार्टनर ही करेगा, क्योंकि नए पार्टनर के पास त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं, उसको तो बल्कि हिस्सा चाहिए धंधे में से। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराने साझेदार होंगे ना वही त्याग करेंगे और नए साझेदार को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने उदाहरण में देखा, तो चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले त्याग लिखा है, त्याग कहते किसे, तो त्याग की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो त्याग कहते किसे हैं वो आपको परिभाषा में लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपके लिए मैं स्लाइड थोड़ी ऊपर कर दूं जिससे आपको अच्छी तरीके से दिख सके। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है त्याग किसे कहते हैं। तो त्याग की ओर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, सूत्र लिखा हुआ, और यहाँ पर आपको इसकी थियरी लिखी है, इसका जो अपने बोलते हैं परिभाषा वो आपको दी हुई है। तो क्या लिखा है, चलो देखते हैं हम इसकी ओर। इसमें लिखा है जब चालू साझेदार लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन करते हैं तब अमुक साझेदारों के बीच में लाभ के प्रमाण में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो कमी हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, त्याग। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण में बताया, जी हाँ, यही उदाहरण के थ्रू आप परिभाषा लिख सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण में बताया कि ए और बी 2 पार्टनर थे, 3 और 2 का रेशियो था, सी नया आया तो दोनों ने क्या किया, अपने में से एक भाग का त्याग किया। यानी कि जो पुराने साझेदार है ना, उनके लाभ हानि के प्रमाण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तन हो रहा है उसमें उनके लाभ हानि के प्रमाण में क्या हुई, कमी हुई। 3 का 2 बन गया, 2 का 1 बन गया। आपने गौर किया होगा ऊपर के उदाहरण में भी जो मैंने बताया। ठीक है, ए के पास 3 भाग था उसका 2 हो गया, और बी के पास जो 2 भाग था उसका 1 हो गया। इसका मतलब उनके लाभ हानि के प्रमाण में क्या हुई, कमी। और कमी किसके प्रमाण में हुई, तो पुराने साझेदार के प्रमाण में। तो बस ये इसकी परिभाषा बना रहा है। ठीक है, कितना मज़ेदार वीडियो बन गया। ठीक है, कितने मज़ेदार कॉन्सेप्ट बन गया, देखिए यहाँ पर मज़ा आ गया आपको। तो अगर मज़ा आ रही हो तो आप लाइक करना और उससे शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर आपकी परिभाषा रेडी हो चुकी है। कॉन्सेप्ट वाइज आप समझ के लिख सकते हो कि जब चालू जो साझेदार है उनके लाभ हानि के प्रमाण में क्या हो, परिवर्तन हो, और परिवर्तन कैसा हो तो उनके लाभ हानि का प्रमाण क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, और वो कमी जो हो रही है वो उसका फ़ायदा किसको मिले, नए साझेदार को मिले, तो वो त्याग कहलाता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सूत्र हमारा लिखा हुआ है, त्याग का सूत्र क्या होगा, तो इसको भी आपको रटना नहीं है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट वाइज ही अपना सब चलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको चैप्टर चलेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। त्याग किसे कहते हैं, तो चलिए त्याग में सूत्र है पुराना भाग माइनस नया भाग। तो अब इस सूत्र को कैसे याद करेंगे अपने, क्योंकि नीचे भी सूत्र आएगा लाभ का, नया माइनस पुराना। तो सर कोई ट्रिक या कोई समझावट हमको दीजिए जिससे क्या हो कि हमें याद रहे। तो लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ और ध्यान से देखिए, गौर से सुनिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा है पुराना भाग माइनस नया भाग। तो आप याद रख सकते हैं कि पुराना पहले क्यों आया है, तो आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि त्याग जो करता है वो पुराना साझेदार करता है। ठीक है, नए साझेदार का प्यार मतलब त्याग करने के लिए कुछ है उसके पास, वो तो ऐसे ही आया था ना बिजनेस में, और आया 2 भाग ले लिया। ठीक, तो पुराना साझेदार जो होता है वही त्याग करता है, इसलिए त्याग के फॉर्मूले में पुराना भाग पहले आता है और उसमें से नया भाग क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं लाभ किसे कहते हैं। ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला पहले देख लीजिए। लाभ का फॉर्मूला क्या है, नया भाग माइनस पुराना भाग। तो इसमें भी आप ये समझ सकते हो कि नया क्यों आया पहले,
क्योंकि जो लाभ हानि का प्रमाण है ना, वो नया प्रमाण ध्यान में लेते हैं। जैसे कि आप ऊपर वाला उदाहरण याद कर लो, पहले 2 लोग थे बिजनेस में, ए और बी, अब सी आ गया, 3 लोग हो गए। तो आप खुद बताओ वर्ष के अंत में ए और बी में लाभ बटेगा कि तीनों में बटेगा? तो आपका जवाब होगा तीनों में, ठीक है। यहाँ पे 2 में बटेगा नहीं, सी आ गया बिजनेस में, भले वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आ रहा है, यहाँ पे जो भी लाभ हानि वो तीनों में बटेगी। इसलिए हम लाभ किस में बांटते हैं? हमेशा नए प्रमाण में। इसलिए लाभ में पहले कौन सा आता है? नया आता है, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि लाभ हमेशा किसको मिलता है? नए साझेदार को मिलता है। इसलिए लाभ के प्रमाण में पहले लाभ में आएगा नया और उसके बाद क्या आएगा? पुराना। ठीक, तो आपको ये दोनों याद रखना है। तो त्याग में क्या आप याद रखोगे? त्याग का फॉर्मूला होता है पुराना माइनस नया। कारण तो आप बता सकते हो किसी को कि त्याग में क्या होता है कि पुराना साझेदार त्याग करता है, इसलिए पहले पुराना भाग आता है, ठीक है, और उसमें से नया माइनस करेंगे। और लाभ में कैसा होता है? लाभ किसको मिलता है? तो लाभ नए साझेदार को मिलता है, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे? पहले नया लिखेंगे फिर पुराना लिखेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। तो हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा है संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो पहले आप ये समझो पुनः मूल्यांकन क्या है, ठीक है। तो पुनः का मतलब होता है दोबारा, मूल्यांकन मतलब उसको गिनना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपकी जो संपत्ति और दायित्व है ना, उसे दोबारा से गिना जाएगा। कारण क्योंकि पहले 2 लोग थे, अब 3 हो गए, या 3 थे तो 2 हो गए। तो प्रमाण चेंज हो रहा है, तो संपत्ति और दायित्व भी तो चेंज होंगे ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है। तो लिखा है कि यहाँ पर कि साझेदारी पुनर्गठन के विविध कारणों से संपत्ति और दायित्व में क्या होती है? कमी वृद्धि होने लगती है, जिससे हमें संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन करना पड़ता है, और वही संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि हुआ क्या यहाँ पर कि जो भी आपकी संपत्ति और दायित्व थे धंधे में, ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी 4 लाख की संपत्ति थी, उसमें 4 जन थे, तो हर एक पार्टनर के हिस्से में कितना था? 1-1 था, 1-1 लाख था। अब 4 में से एक पार्टनर धंधा छोड़ के चला गया, तो अपनी भाग की संपत्ति ले गया वो, तो आपके पास संपत्ति कितने की रह गई? 3 लाख की। यानी आपकी संपत्ति में क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण याद रखो, 4 लोग थे, 4 लाख थी, एक नया आया 1 लाख की लेकर आया, तो संपत्ति कितने की हो गई? 5 लाख की हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ? संपत्ति में वृद्धि हो गई। यानी कि धंधे में जब आप क्या करते हो? पुनर्गठन करते हो ना, तो आपके संपत्ति और दायित्व घटते और बढ़ते रहते हैं। संपत्ति और दायित्व की कीमत में क्या होती है? कमी वृद्धि होती है। तो उसी कमी वृद्धि को दर्शाने के लिए जो खाता बनाया जाता है, उसे अपने बोलते हैं संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन का खाता, या संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए हम 6ठे क्वेश्चन की ओर, यानी 6ठी थियरी की ओर बढ़ते हैं, जो लिखा है पुनः मूल्यांकन खाता कहते किसे हैं। यानी कि ऊपर तो हमने संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया, ठीक है, वहाँ पर हमने संपत्ति और दायित्व में वृद्धि कमी लिखी। अब हमको यहाँ देखना है पुनः मूल्यांकन किसे कहेंगे। तो ये भी इजी परिभाषा, एकदम कुछ नहीं है इसमें, देखिए, और एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है, मोस्ट टाइम पे आपके लिए एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि पुनः मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। तो इसकी ओर आगे बढ़ते हैं हम। संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन में जब भी हम खाता बनाएंगे तो उसमें हमेशा बाजार कीमत से उसको लिखा जाएगा। इसे आप याद रखें, ये भी IMP यहाँ पर लिखा हुआ है कि संपत्ति और दायित्व में जो कमी वृद्धि हो रही है उसको दर्शाना है हमको, ठीक है। यानी जो हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे संपत्ति दायित्व में कमी वृद्धि होगी पुनर्गठन से, उसको तो दर्शाना ही है। और साथ ही साथ क्या ज्ञात करना है? तो लाभ हानि, ठीक है, यानी धंधे में तो लाभ हानि होगी ना। अब हमने संपत्ति में वृद्धि की तो हमको फ़ायदा हुआ कि नुकसान, ठीक है, दायित्व में वृद्धि हुई तो क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कितना। तो ये सब तो पता लगाना पड़ेगा ना, कि सिर्फ फ़ायदा और नुकसान नहीं ज्ञात करने का, सिर्फ लिख के रख देने का वृद्धि और कमी, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी संपत्ति में वृद्धि हो रही है और जो भी कमी हो रही है, ठीक है, या दायित्व में वृद्धि कमी हो रही है, उसको लिखकर उसका टोटल लगाते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि धंधे में हमको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो इसी से इसकी परिभाषा बनी। 2 टॉपिक से आपकी परिभाषा पूरी हो जाएगी। पहला यहाँ पे लिखा है कि आपको क्या लिखना है कि संपत्ति और दायित्व में होने वाली कमी वृद्धि को दर्शाने के लिए, ठीक है, और क्या ज्ञात करने के लिए? लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार करेंगे उसे क्या बोलेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता। यानी यहाँ पे आपने संपत्ति और दायित्व का दोबारा से मूल्यांकन किया है, ठीक है। तो ये पेज पूरा हो चुका है। चलिए हम अपने सेकंड पेज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने थियरी कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज पर पुनः मूल्यांकन खाते की परिभाषा हमने पिछली बार देखी, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आपका आया हुआ है कि पुनः मूल्यांकन खाते को दूसरे किस नाम से जानते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। पुनर्मूल्यांकन खाते को दूसरे हम लाभ हानि समायोजन खाते के नाम से जानते हैं। अब देखिए ऑप्शन में आपको लाभ हानि वितरण खाता, लाभ हानि खाता और ऐसे बहुत सारे इसके जो सिमिलर वर्ड्स है वो दिए रहेंगे, पर आपको याद रखना है कि इसे हम लाभ हानि समायोजन खाता ही कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि पुनर्मूल्यांकन खाते को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो लाभ हानि समायोजन खाता। जब आपके इसके मैं बड़े क्वेश्चन 1-2 कराऊंगा तो उसमें आपको भी रीजन भी बताऊंगा कि इससे समायोजन खाता ही क्यों कहते हैं, ठीक है। अब ये जानना हो तो आप छोटे में जान सकते हो शॉर्ट में कि पुनर्मूल्यांकन खाता जो हम बनाते हैं ना, उसमें हम सिर्फ समायोजन की असर ही करते हैं, समायोजन के सिवा बाकी कोई असर नहीं आती, इसलिए इसे हम लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। तो हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाते की जो उधार बाकी होती है उसे वितरण पात्र हानि कहते हैं और जमा बाकी को वितरण पात्र लाभ कहते हैं, ठीक है। ये भी बोर्ड में 1 मार्क्स में आ चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराता हूँ वो सारे बोर्ड में आ चुके हैं किसी ना किसी रूप में, तो आप उन सभी की तैयारी करें। ऐसा होगा तो मैं आपके 2 या 3 चैप्टर होने के बाद कुछ बोर्ड के क्वेश्चन की भी चर्चा कर लूँगा, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और जितने भी क्वेश्चन हो आपका एक बिलीव बन जाए कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है पुनर्मूल्यांकन खाते का एकत्रित लाभ या हानि किस प्रमाण में बांटी जाती है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जुलाई एग्जाम में आ चुका है 2018 में और 19 में भी आ चुका है। तो अब से आप याद रखें कि जो भी एकत्रित या लाभ होगी पुनर्मूल्यांकन खाते की, जो भी हानि होगी या जो भी लाभ होगा उसे हम किस प्रमाण में बांटेंगे, तो साझेदारों के पुराने प्रमाण में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, यानी ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। डिटेल क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है नोट्स, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे बाकी अन्य लोगों को भी एग्जाम में ये मदद मिल सके, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा पुनर्मूल्यांकन खाते को साझेदार का पूंजी खाता तैयार करते हैं तो क्यों। तो देखिए पुनर्मूल्यांकन खाते के साथ हम साझेदार का पूंजी खाता तैयार करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको उस पूंजी खाते की अंतिम पूंजी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कि पूंजी खाता क्यों तैयार करते हैं, तो साझेदार के पूंजी खाते के साथ अंतिम पूंजी ज्ञात करने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा। अब हमारे कुछ प्रविष्टि मैंने आपको लिखी हुई है, तो उन प्रविष्टियों को आपको देख लेना है। तो आपके 2 सवाल एग्जाम में आते हैं, लाभ या आपको त्याग निकालने के लिए आएगा आपके कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें तो, और क्वेश्चन वाइज अगर हम देखें चाहे कॉन्सेप्ट वाइज भी देखें, तो आपका एक सवाल और बनता है यहाँ से बुक में से। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी रहती है। तो वो जर्नल एंट्री 2 प्रकार की होती है, अनामत और लाभ के संबंध में और लाभ हानि खाते की अन्य बाकियों के संदर्भ में या खर्च के संदर्भ में, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं उसको आपको कैसे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपको जो भी रकम दी हुई है या जो भी सवाल आपको दिया हुआ है, बस आपको उसका उल्टा करना है। अगर आपको कोई सवाल अनामत या फंड आपको जमा दिया है तो आपको उसको रोज नामचे में उधार लिख देना है, ठीक है। और उसको कौन से खाते जमा कर देना है, साझेदार के पूंजी या चालू खाते, ठीक। अगर आपको कोई चीज़ उधार में दी हुई है तो उसे आप क्या कर दोगे, उसे जमा कर दोगे और साझेदार के पूंजी या चालू खाते क्या कर दोगे, उधार। तो जस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, शायद अभी आपको इतना समझ ना पड़े, तो हम इसके क्वेश्चन में आपको इसकी डिटेलिंग बताएंगे। फिलहाल आप थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट वाइज देखना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए अनामत और लाभ हमेशा क्या होते हैं, जमा होते हैं। कोई भी अनामत या आपका लाभ है तो आप उसे जमा समझ के चलते हो, तो सारे अनामत या लाभ जो आएंगे आप एंट्री में उन्हें क्या कर दोगे, उधार कर दोगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने सारे उधार किए हुए हैं। और आप किसे जमा कर दोगे, तो पूंजी खाते या चालू खाते साझेदार के जमा। कॉन्सेप्ट वाइज ही चलना है आपको कि जो भी चीज़ जमा होती है आप उसे उधार कर दोगे, ठीक है। और जो चीज़ उधार है उसे जमा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि लाभ हानि खाते की कौन सी बाकी उधार बाकी है, तो इस बाकी को हम जमा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने जमा कर दिया, ठीक है। तो ये सारे खर्च हमारे देखो हैं सब उधार होते हैं, पर एंट्री में हम क्या कर देंगे, इनको जमा कर देंगे। और उधार किसे कर देंगे, साझेदार के पूंजी या चालू खाते। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है फिलहाल अभी के लिए, और बाकी जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमको सवाल में या कुछ IMP चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम आपके क्वेश्चन में देख लेंगे। तो आप इतना याद रखें कि और हम अपने सवाल की ओर बढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल आएगा। आपको 2 सवाल में मैं आपके क्वेश्चन पूरे कर दूंगा, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 सवाल और आपका सारा स्वाध्याय का शॉर्ट क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन्हीं दोनों क्वेश्चन से आपका सारे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करने से ही आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन की समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं 2022 मार्च में आए हुए क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको रीड करना है और आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ध्यान से देखिएगा, सवाल में जिस तरीके से कर रहा आपको एग्जाम में भी उसी तरीके से सवाल करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ शुरुआत करें तो यहाँ पे लिखा है आकाश, प्रकाश और विकास पीढ़ी के साझेदार है, यानी कि 3 लोग पीढ़ी में हमारे हैं, आकाश, विकास और प्रकाश। ठीक है, इनका लाभ हानि का प्रमाण 3-3-2 है। सभी साझेदार भविष्य का प्रमाण 1-1-1 रखना चाहते हैं, तो प्राप्त होने वाले लाभ की गणना कीजिए। जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सवाल का, तो कॉन्सेप्ट में आपको याद क्या रखना है क्वेश्चन पढ़ते ही, कि आपको सवाल में 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहली चीज आपको सवाल में चाहिए पुराना प्रमाण, दूसरी चीज आपको सवाल में चाहिए नया प्रमाण, और तीसरी चीज सवाल में आपको ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा, यहाँ पर लिखा है कि लाभ हानि का प्रमाण 3-3-2 है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं कि कौन सा प्रमाण है, और बाद में लिखा है कि भविष्य का प्रमाण कितना होगा, 1-1-1। तो इससे ये पता चल रहा है कि बाद वाला जो भविष्य का प्रमाण है वो फ्यूचर का प्रमाण है, यानी कि कौन सा प्रमाण है, वो नया प्रमाण। तो यहाँ पर नया प्रमाण हो जाएगा 1-1-1। पुराना प्रमाण कितना है, तो ऊपर वाला पुराना प्रमाण आपका हो गया 3-3-2। आपको निकालना क्या है, तो क्वेश्चन के अंत में लिखा है आपको किसकी गणना करनी है, तो लाभ की गणना करनी है। तो देखिए हमने क्वेश्चन में से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख चुके हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन से हम सवाल में सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखनी है एग्जाम में भी। अब सवाल में आगे आपको ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स में आपको 4 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम जो आपका होगा वो प्रमाण का होगा, बाकी 3 कॉलम पार्टनर के नाम के होंगे, साझेदार के नाम के। तो चलिए बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पुट करनी है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लाभ आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपने लाभ का सूत्र लिख देना है सबसे पहले। ठीक है, लाभ का सूत्र यहाँ पर क्या होगा, तो लिखा है नया माइनस पुराना भाग। बस आपको यही याद रखना है, आपको जो बॉक्स में इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो आपको इस सूत्र के हिसाब से ही लिखनी है। पहले कौन सा भाग आया है, नया भाग, और फिर कौन सा भाग है, पुराना भाग। आपको इस सूत्र को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आपको याद रखने की, इसमें रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट हमने अभी भी कुछ देर पहले समझा है। तो लाभ में पहला नया क्यों आता है, क्योंकि लाभ नया साझेदार प्राप्त करेगा, इसलिए पहले नया भाग, फिर क्या आएगा, पुराना भाग। क्वेश्चन से आपको पता चल गया। अब आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखिए। पहले नया भाग है तो यहाँ पे लिखिए नया प्रमाण। याद रखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप लिखेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमारा नया प्रमाण कितना है, 1-1-1। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया है पुराना भाग, तो हम लिखेंगे पुराना प्रमाण। तो आपका यहाँ पर पुराना प्रमाण का रेशियो कितना है, तो वह है 3-3-2। तो आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखनी है जैसे यहाँ दिया हुआ है, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब इसके अंदर रेशियो कैसे पुट होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, 1-1-1, टोटल हो जाएगा 3। तो यानी 3 में से 1 हिस्सा मिलेगा आकाश को, इसमें भी 3 में से 1 हिस्सा प्रकाश को, और इसमें से भी 3 हिस्से में से 1 हिस्सा किसको मिलेगा, विकास को। चलिए इसकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। 3-3 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो किस प्रकार से बना, तो 8 में से 3 हिस्सा मिलेगा आकाश को, 8 में से 3 हिस्सा मिलेगा प्रकाश को, और 8 में से 2 हिस्सा किसको मिलेगा, विकास को। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है दोस्तों। आपके फॉर्मूले के जो मार्क्स होते हैं एक बार आप लिख दोगे उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको 4 बार लिखोगे तो ये नहीं कि आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आपको एक ही बार लिखना है, और आपको डायरेक्ट यहाँ पर साझेदार का नाम लिख कर उसके लाभ की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम किसका लाभ निकालेंगे, आकाश का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आकाश का लाभ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें पहले नया भाग लेना, तो नया भाग ये रहा ऊपर, तो हमने यहाँ पर नया भाग ले लिया। ठीक है, 1/3। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, पुराना भाग लेंगे, तो पुराना भाग 3/8। ठीक है, 3/8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको मैंने इस तरीके से क्यों बोला लिखने के लिए, कि आप अगर पहले पुराना प्रमाण लिख देते हैं क्वेश्चन में से देखकर, और फिर बाद में नया लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि नया नीचे रहेगा, पुराना ऊपर रहेगा, तो नीचे में से ऊपर माइनस करना पड़ता है। तो कभी कभार एग्जाम में आपको ध्यान नहीं रहता और आप गलती कर बैठते। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी से आपको ये बॉक्स प्रिपेयर करना है। पहले नया आएगा तो नया, पुराना आएगा तो पुराना प्रमाण लिखना है, जिससे आपको ये घटाव में कभी गलती ना हो। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले याद रखिए कि 1 का गुणा 8 के साथ होगा, और फिर 3 का गुणा 3 के साथ करना है। अगर आप 3 या 9 पहले लिखेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको 8 का गुणा पहले करना है 1 के साथ, तो 8 एकम 8, 3 तियाँ 9, और अपॉन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 8 तियाँ 24। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 8 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया, तो 8 बन जाओ 8। ठीक है, 3 3 जा 9, यानी 8 एकम 8 और 3 तियाँ 9 हो गया, और बटे में आपने एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो कितना हो गया, 24। चलिए अब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -1/24। यहाँ पर देखिए हमने किसकी गणना कर रहे थे, लाभ की। हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड की ओर बढ़ते हैं। हमने आकाश का लाभ निकाला, अब हम निकालेंगे प्रकाश का।
तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको भी वैसे ही करेंगे। 1/3 माइनस 3/8 यानी 1/3 माइनस 3/8। 8 तियाँ 24 बटे में आ जाएगा दोस्तों। 8 एकम 8 और 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9। तो ये भी आपका सॉल्व करने पर कितना आ रहा है -1/24। यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो आपका ये क्या कहलाएगा, त्याग। याद क्या रखना है आपको दोस्तों, आप लाभ निकाल रहे हो और आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो त्याग करने का, अगर आप लाभ निकाल रहे हो और आंसर प्लस में आ रहा है तो उसमें लाभ ही लिखोगे आप। चलिए हम किसका निकालेंगे त्याग, तो यहाँ निकालेंगे हम विकास का लाभ निकालेंगे। सॉरी भाइयों, तो विकास के लाभ की कैलकुलेशन भी कुछ इसी प्रकार होगी, बस यहाँ पे 2/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 एकम 8, 3 दूनी 6 बटे में कितना आएगा दोस्तों, 8 तियाँ 24। तो यहाँ पर आ गया 2/24। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ गया, लाभ। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रेशियो देखना चाहते हैं तो सबके बटे में 24 ही रखना है आपको। अगर आप यहाँ काट देंगे 2 एकम 2, ठीक है, फिर ये 12 बार, तो आपका सवाल कभी रॉन्ग हो सकता है। तो याद क्या रखिए कि जो बटे में संख्या आ रही है वो सबकी एक जैसी होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप रेशियो निकाल सकते हो, सवाल का आप पता लगा सकते हो सही है कि गलत। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर हमारा प्लस में आंसर लाभ में कितना आ रहा है 2/24 और त्याग 1 और 1 है माइनस में, तो -2/24 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर परफेक्ट है, करेक्ट है। ठीक, याद रखिए कि आपको लास्ट में इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि विकास का लाभ 2/24 हो रहा है। तो आप यहाँ तक अगर लिख देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट और करेक्ट हो जाएगा और आपको 3 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सावधानी कहाँ रखनी है, तो सबसे पहले रेशियो बनाते समय आपको सावधानी रखनी है और ये भाग निश्चित समय कि आप सूत्र सही लिखें और इसका रेशियो उसी अनुपात में लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो होगा हमारा मार्च 2021 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने लिखा है मार्च, तो यहाँ पर हमने कोष्टक में लिखा मई, क्योंकि मार्च की एग्ज़ाम दी तो कोरोना की वजह से वो मई में शिफ्ट हो गई थी। तो मई 2021 में मार्च की एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर हम देखेंगे, अभी पिछला सवाल हमने देखा वहाँ पर हमको लाभ की गणना करनी थी, तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए त्याग कर लिया है। तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रेरणा, मुकेश, गौरव एक पेढ़ी के साझेदार हैं, इनके लाभ हानि का पुराना प्रमाण दे दिया है 3-2-1। तो आपको दोस्तों बता दिया गया पुराना प्रमाण कितना है, तो आप उसे लिख लीजिए। यहाँ पर आपको पुराना प्रमाण गिवन है, आपको दे दिया हुआ है, जो कि है आपका 3-2-1। ठीक है दोस्तों, इसके बारे क्या लिखा हुआ है कि सभी साझेदार भविष्य में अपना लाभ हानि का प्रमाण बदल कर, याद क्या रखना कि भविष्य के बाद जो भी आपको लाभ हानि का प्रमाण दिया हुआ है वो आपका कौन सा प्रमाण होगा, नया प्रमाण होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कितना, 5, 3 और 2। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपको ज्ञात क्या करना है, तो लिखा है आपको त्याग निकालना है, तो आप त्याग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले त्याग का फॉर्मूला क्या था वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर नोट में लिख के रखा है कि त्याग का फॉर्मूला था पुराना भाग माइनस नया। ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको इसको रटना नहीं है, कैसे पहचानोगे। तो त्याग कौन करता है, हमेशा पुराना साझेदार करता है, इसलिए पुराना भाग पहले आएगा, फिर नया भाग आएगा। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो बहुत ही मजा आएगा अकाउंट समझने में, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते जाएंगे तो अकाउंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इस चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार ही इसके फॉर्मेट को हम रेडी करने वाले हैं। तो पिछला सवाल जो हमने किया था वहाँ पे पहले नया प्रमाण था, तो हमने नया प्रमाण लिखा था, फिर पुराना बाद में लिखा था। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले पुराना है, तो पहले हम पुराना भाग लिखेंगे यहाँ पर। तो जरा बताइए दोस्तों पुराना प्रमाण कितना है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर, हमने लिखा हुआ है कितना है, 3-2-1। तरीका वही रहेगा दोस्तों, टोटल लगाएंगे हम, 3 to 1 का टोटल होगा 6, यानी कि यहाँ पर 6 में से 3 भाग मिलने वाला है, यहाँ पे 6 में से 2 और यहाँ पे 6 में से 1। चलिए अब हम नया प्रमाण लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर नया प्रमाण आपको दिख रहा होगा, क्या प्रमाण है हमारा, तो यहाँ पे है 5-3-2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5-3-2 और 10 टोटल आएगा, तो 10 में से 5 हिस्सा मिलेगा किसको, प्रेरणा को, 10 में से 3 हिस्सा मिलेगा किसको, मुकेश को, और 10 में से 2 हिस्सा मिलेगा किन्हें, तो गौरव को। इस प्रकार से आपको प्रमाण लिख लेना है। लिखते समय आप याद रखिए कि जिसका जो प्रमाण है उसी के हिस्से में आए, उसमें कोई चेंजेस ना करें। अगर आप इधर का इधर कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। सबसे पहले हम प्रेरणा का निकालेंगे त्याग, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रेरणा का त्याग। फॉर्मूला आप लिख चुके हो एक बार, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट लिखा जाएगा, 3/6 माइनस 5/10। तो यहाँ पे 3/6 माइनस 5 बटे मैंने 10 लिखा है। तो पहले आप बताइए 6 का 5 में गुणा होगा कि 10 का 3 में। जी हाँ आप दोस्तों सही हो, 10 का 3 में पहले गुणा होगा, तो यहाँ पर आएगा 10 × 30, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, फिर 6 × 5 = 30। याद रखिए आपको पहले 3 का गुणा 10 से करना है, उसके बाद 5 का गुणा 6 से करना है, और बटे में कितना आएगा 60। तो यहाँ पर आपका प्रमाण 30 में से 30 गया, 0 आया, 0 आया। तो यहाँ पे ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्योंकि त्याग करने वाले का अगर माइनस में आंसर आता तो मैं वहाँ लाभ लिखता, पर ये तो 0 आंसर है, तो यहाँ पे मैं कोई डिसीजन ले सकता नहीं हूँ। तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं।
हम निकालेंगे मुकेश का त्याग। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मुकेश का त्याग। दोस्तों देखो यहाँ पर मुकेश का प्रमाण कितना है, 2/6 है, उसमें से हम घटाएंगे 3/10। तो यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 10 सिंह 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रमाण आएगा 2/60। ठीक है दोस्तों, आंसर प्लस में आ रहा है, हम त्याग निकाल रहे हैं तो त्याग ही लिखेंगे, अगर माइनस में आता तो हम लाभ लिखते। तीसरी की गणना करते हैं हम गौरव भाई की, तो गौरव का त्याग निकालेंगे, कितना आएगा 1/6 माइनस 2/10। तो यहाँ पर 10 एकम 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे माइनस 2/60 आ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है और हम निकाल रहे हैं त्याग, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस इसका तो अपोजिट लिख देंगे, त्याग का अपोजिट लाभ। अंत में आपको ऐसा लिखना है कि त्याग किन लोगों का हुआ, तो त्याग एक ही भाई का हुआ, तो त्याग किसका हुआ, गौरव का। तो गौरव का त्याग कितना आ गया है, माइनस 2/60। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है और आपको 3 मार्क्स हासिल कर लेना है। अब आपको कोई भी सवाल आए, आपको सवाल में 3 इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, पुराना प्रमाण, नया प्रमाण क्या है और आपको सवाल में निकालना क्या है। बस इन्हीं दोनों तरीकों से आप सवाल कीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज कीजिए, आपका सारा सवाल पूरा हो जाएगा। सिर्फ इन दोनों सवालों में से आप कोई भी सवाल को देखकर आसानी से समझ सकते हो। तो जस्ट हमें किताब में अगर सवाल आपको देखना हो तो मैं आपको किताब में सवाल दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आपको सवाल में पहचान करनी है। तो 2-3 सवालों को हम देख लेते हैं और बाकी का सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, जिसे आपको सॉल्व करना है। और इसके अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इसके थोड़े बड़े क्वेश्चनों की, जो आपके एग्जाम में आते तो नहीं है पर आपके 5 और 6 चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान रखते हैं। तो चलिए हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया होगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, अमर अकबर एक साझेदारी पीढ़ी में समान हिस्से में लाभ हानि बांटने। याद रखिए दोस्तों, समान हिस्से का मतलब हुआ अमर और अकबर का लाभ हानि का प्रमाण कितना है, 1:1 है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि का वितरण प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए कितना रख दिया, 3:2, यानी ये भविष्य का प्रमाण हो गया। देखिए तो ये पुराना प्रमाण आपका बन गया और ये नया प्रमाण बन गया। अब आपको क्वेश्चन में पुराना नया मिल चुका है, तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में आप ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है त्याग। तो बस दोस्तों, त्याग का फॉर्मूला आपको पता है, पुराना माइनस नया। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो हमने सवाल किया, इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। बस यहाँ पर 2 साझेदार तो 2 आपके कोष्टक बनेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए जितना आपका त्याग आएगा उतना ही लाभ आएगा और आपको आंसर का पता चल जाएगा इस सवाल में। तो आपकी गलती भी हो रही है अगर कैलकुलेशन में, तो आपको पता लगा सकते हो आप इस प्रमाण को देखकर। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, लिखा है कोमल, कृपा और करिश्मा एक पेड़ी के साझेदार हैं, लाभ हानि 3:2 है, भविष्य में कितना रखते हैं वो 5:3 यानी आपका ये पुराना हो गया, ये नया हो गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है त्याग। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में और तुरंत ही सॉल्व कर देना है बिना किसी दिक्कत के। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सचिन, राहुल, रोहित साझेदार हैं, लाभ हानि का प्रमाण 1:2 है, भविष्य में 3:2 करेंगे, क्या निकालना है, त्याग। देखिए दोस्तों, सवाल देखते ही खत्म हो जा रहा है, यानी आपको कॉन्सेप्ट वाइज जाना है। बस सवाल देखते ही खत्म हो जाएगा, कोई चिंता नहीं रखनी है आपको, और आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा आपको उसमें करना क्या है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमको पुराना प्रमाण दे दिया है, नया प्रमाण दे दिया है भविष्य के बाद का, और हमको निकालना है लाभ। बस इसी तरीके से आप फटाफट सवाल करेंगे जब आप 1-2 सवाल की कैलकुलेशन कर लेंगे। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये पुराना प्रमाण है, ये हमारा क्या है, नया प्रमाण, और हमको लाभ गिनना है। तो ये भी आप कर लेंगे दोस्तों, लाभ का सूत्र लगाकर उसी तरीके से करना है जो हमने मार्च 2022 का सवाल किया। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपको बाकी सवाल रटना नहीं है। ठीक है, 9वां सवाल आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है पुराना प्रमाण 5:2 है और नया प्रमाण आपको 2/9, 3/9, 4/9 दे दिया है। तो देखिए आप इसमें घबराइए मत, आपको पता होगा कि हम प्रमाण बनाते थे तो यहाँ पर बना के दे दिया है, यानी कि यहाँ पर हम 5:2 में क्या करते, 5/9 लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे और 2/9 लिखेंगे। बस आपको दूसरे वाले का प्रमाण बना के दे दिया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आप जो यहाँ पर प्रमाण लिखते थे वहाँ पर आप ना लिखने की जगह डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे आप प्रमाण में, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी 2/9, 3/9, 4/9। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, 2/9, 3/9, 4/9 लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे के बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ जो उसकी थियरी नोट्स होगी और जो उसकी ज़रूरी चीज़ें होंगी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों के पास भी पहुँच सके, जिससे क्या हो उनको भी उसमें मदद मिल सके। तो जब तक नए वीडियो अपलोड नहीं होता तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।